हम लोग मोबाइल में बिजी होते हैं, कंप्यूटर में बिजी होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना, अम्मा प्लीज करवा दो, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे गोल मोल कर देते हैं। तो टीचर का इस पर ज्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको निबंध बताएंगे, वो भी तीन तीन निबंध बताएंगे। वरदान या अभिशाप बताएंगे विज्ञान के, और भारत में आबादी यानी नियंत्रण के बारे में बताएंगे, और पर्यावरण पर प्रदूषण बताएंगे, और उसके उपाय भी बताएंगे। और आप लोग क्लास 10th और 12 दोनों के लिए है। क्लास 12th में 9 नंबर का आता है और क्लास 10th में 7 नंबर का आता है। ये यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो क्लास 12th के लिए 9 नंबर का होता है और 10th के लिए 7 नंबर का होता है, तो उसके लिए पूरा हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे। पहले हम रूपरेखा बनाएंगे, उसकी वजह से हमको 2 नंबर मिलता है। ये 2 नंबर का होता है, बाकी सब 7 मार्क्स के होते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे। विज्ञान क्या है, विज्ञान के लाभ, हानि और उपसंहार। अगर ऐसा करके हम लिखते हैं तो ही हमको अच्छा से नंबर मिलता है। वो भी पूरा का पूरा 7 नंबर और 9 नंबर दोनों मिलते हैं। 10th के लिए 7 नंबर, 12th के लिए 9 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा वर्तमान युग है जो विज्ञान का युग है, यानी कि हम सब जानते हैं कि आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है, वैसे वैसे नई चीजों का आविष्कार होता रहता है और आगे भी होता ही रहता रहेगा। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी हवाई जहाज तक सब ही विज्ञान की देन है। हमारे मनुष्य जैसे जैसे विकास कर रहे हैं, वैसे विज्ञान आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज हम मनुष्य विज्ञान की सहायता से पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, गहरे पानी में सांस ले सकते हैं, और यहाँ तक कि कई मीलों की दूरी को भी चंद घंटों में तय कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और ऐसे ही लिखिएगा, इसको समझिएगा, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिएगा और एक कहानी की तरह इसको समझिए, ताकि आप लोगों की यह आसानी से याद हो जाए। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि विज्ञान आखिर है क्या। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान। यानी वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, यानी कि विशिष्ट प्रकार के यानी विशेष प्रकार के ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। कई तरह की जैसे विशेष चीजों को हमें जानना, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और सुविधाजनक भी बनाया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान के लाभ। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको अच्छे से। विज्ञान के लाभ। विज्ञान के कारण आज हमारा जीवन पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है, आसान और सुखद हो गया है। इसके प्रमुख लाभ लाभ निम्नलिखित हैं। विज्ञान के जो प्रमुख लाभ है, पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कई आविष्कार किए हैं, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के आ जाने से स्कूल में पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आया है। पहले जो हमें सारे बहुत विजुअल तकनीक के माध्यम से विषयों को भी आसानी से पढ़ाया जा रहा है, और आजकल घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और हमारे जितने भी कठिन सवाल हैं उसको हम ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने बहुत ज्यादा आविष्कार किया, हमें लाभ भी मिला है। अब आते हैं हम मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन करना तो मनुष्य का स्वभाव है भैया। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान की तरक्की के साथ मनोरंजन के साधन में भी प्रगति हुई है, जैसे टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल, कंप्यूटर आदि जैसे अनेक प्रकार के साधन को प्रदान किया है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने खेती के लिए नई नई तकनीकें विकसित की हैं, जैसे उत्तम बीज, रासायनिक खाद्य, कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों से कृषि उत्पादन बढ़ा रहा है।
इससे खाद्य संकट को काफी हद तक कम किया जा सका है। खाद्य संकट को काफी हद तक कम किया जा सका है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के कारण आज चिकित्सा क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। पहले जो बीमारियां लाइलाज मानी जाती थी, यानी कि उनका इलाज नहीं था, लोग ऐसे ही मर जाते थे बिना इलाज के ही, लेकिन आज उनका इलाज संभव है। एक्सरे मशीन के माध्यम से शरीर के अंदर के भागों का रहस्य जा सकता है। अगर जैसे हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो एक्सरे करवा कर हम उसको पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारी हड्डियां टूटी कहाँ है, आखिर हमारी हड्डियों में कौन सी बीमारी लग गई, जिस तरह से हम उस बीमारी का इलाज करवा सके। इस क्षेत्र में विज्ञान ने कुछ ज्यादा ही तकनीक का प्रयोग किया है। स्मार्टफोन पर बैठे ही हम अपना इलाज करवा सकते हैं और दवाइयों की होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है आजकल। सुनिए दोस्तों, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है, आप उसको इस तरह से ये अंडरलाइन कर दीजिए ताकि टीचर का जो नज़र है उस पर जरूर पड़े और आप उनको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे से पढ़े हैं और आपने अपने मन से बना करके अच्छे से समझ के लिखा है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने तेजी से प्रगति की है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने 1G से शुरू हुआ और 5G तक पहुंच गया और आगे पता नहीं कितने G तक पहुंचेंगे। इंटरनेट की स्पीड आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी कभी कल्पना नहीं किए थे हम लोग। और परिवहन यानी कि चलना फिरना को तेज और सुविधाजनक बना दिया है विज्ञान ने। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार और जहाज के माध्यम से हम कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। अगर आप सबने ये तो देखा कि विज्ञान तो हमें कई तरह से लाभ दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि हानियां भी कुछ होंगी। तो हाँ, हानियां हैं। अभी हम आपको हानियां भी बताएंगे, उसके लाभ, हानियां बताएंगे, उसके उपाय भी बताएंगे आपको। बस वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रही हमारी तड़कती भड़कती हानियां, विज्ञान की हानियां। जहां विज्ञान का अनेक लाभ है तो वही उसके दुरुपयोग भी हैं और कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, नौकरियां किसी की जा रही है, कोई खाने से मर रहा है, तमाम बीमारियां हैं, ये बता रहे हैं आपको। पहला तो है परमाणु युद्ध का खतरा। विज्ञान ने अपने लाभ के लिए, अपने देश को बचाने के लिए परमाणु बम को बनाया है ताकि हमारे देश पर सुरक्षित रहे, लेकिन उसके हानि भी हैं। विज्ञान ने विनाशकारी हथियार भी बनाए जो पूरी दुनिया को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में विज्ञान की खोजों का गलत उपयोग किया गया, जिससे लाखों लोगों की जान भी चली गई। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में विज्ञान ने परमाणु बम की खोज की थी और लोगों से लड़ाई भी की थी, जिस कारण बम फूटे और लोगों की जान भी चली गई। अब देखिए, हम दिखाएंगे पर्यावरण प्रदूषण। विज्ञान के कारण प्रदूषण भी फैल रहा है। विज्ञान की प्रगति के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। आप इन तीनों को पॉइंट कर दीजिएगा ताकि टीचर इसको अच्छे से समझ जाए और लगे कि हाँ भैया, लड़के ने बढ़िया अच्छे से लिखा है। फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई लोग अपनी नौकरियां भी खो रहे हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वो सही से अपनी जीविका को पालन नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में एक अन्न का दाना भी नहीं ला पा रहे हैं। इसकी वजह से हानि तो है भैया, हानि है तो है, क्या कर सकते हैं। हम चौथा देखेंगे, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। विज्ञान के कारण हमें स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, देखने को मिला है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव।
जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसका अधिक हम प्रयोग करते हैं देखने के लिए, उससे हमारा दिमाग कमजोर होता है, सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती चली जाती है धीरे धीरे, जिससे लोगों के मानसिक बीमारी भी हो सकती है। देखिए, अधिक तकनीक के उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर का अधिक उपयोग आंखों और दिमागों को कमजोर कर रहा है। हम पांचवा देखें, मानव संबंध में कमी। भाई, विज्ञान ने लाभ तो किए हैं, हानि भी किए हैं, ये आप सब जान रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ तक ये हानि तो आप लोगों ने सुना हो नहीं होगा, लेकिन देख जरूर रहे होंगे। हम लोग मोबाइल में बिजी होते हैं, कंप्यूटर में बिजी होते हैं, लेकिन ना तो बाहर खेलने जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना ही किसी से मिलने जाते हैं। इस पर भी विज्ञान का हानि है। देखिए, पहले लोग एक दूसरे के साथ बातें करते थे, बैठते थे। अब मोबाइल और इंटरनेट की वजह से लोग आपस में बातचीत कम करने लगे हैं। इससे परिवार और सामाजिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। अब उपसंहार हम देखेंगे, उपसंहार में आपको लिखना क्या है। विज्ञान न तो पूरी तरह से वरदान है और ना ही पूरी तरह से अभिशाप है। इन दोनों पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि हम विज्ञान का गलत उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बुरा होगा, और सही उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी कि विज्ञान एक अच्छा नौकर तो है, किंतु बहुत बुरा मालिक होता है। अगर हम विज्ञान के प्रति अगर हम विज्ञान पर पूरी तरह से आभारी अगर हम विज्ञान पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए हमें विज्ञान का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए और इसे मानव कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि विनाश के लिए। तभी विज्ञान का वास्तविक लाभ हमें मिल सकेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको ये रूपरेखा जरूर बनानी है। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के हानिकारक प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और उसके उपाय उपसंहार लिखना है। इसके हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसको हेडिंग याद रखते हैं तो आपको वो पूरा लिख लेंगे, और हेडिंग अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रस्तावना, जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण कारक होती है। यदि जनसंख्या संतुलित रहे तो देश की उन्नति होती है, लेकिन अगर अत्यधिक होती है यानी जनसंख्या बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि गंभीर समस्या बन जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, पॉपुलेशन सेकंड, और यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अतः जनसंख्या पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे अशिक्षा। कई लोग शिक्षा की कमी के कारण परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते और अत्यधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं। बाल विवाह दूसरा हो गया, बाल विवाह। भारत में कम उम्र में विवाह करने की परंपरा रही है, हमेशा से रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जल्दी विवाह होने के कारण महिलाओं को अधिक संतान होती हैं और जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भैया, आजकल के बच्चों को देखोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। अम्मा हमसे शादी करवा दो भैया, ऐसे बोल रहे हैं ना, अम्मा प्लीज करवा दो, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी नहीं पाते। वो कम उम्र है भैया तुम्हारी, क्यों कर रहे हो शादी फालतू का? चक्कर में पड़े रहो, बाल विवाह हो गया, ढेर सारे बच्चे पैदा हो गए और उसी के लोग घिसते रहो जिंदगी भर। पछताओगे भैया, आखिर हमने शादी क्यों किया। पहले पढ़ लिख लेते, कमा लेते, उसके बाद शादी करते तो भैया हम भी अच्छे होते, हमारे परिवार भी अच्छा होता, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छे होते ना। तो लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, बस शादी शादी शादी, खासकर शादी।
अब हम तीसरा देखेंगे, बच्चों को भगवान का आशीर्वाद माना। भाई हमारे समाज में बहुत ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद माना जाता है। भैया ये सब तो भगवान की मेहरबानी है ना? भगवान की मेहरबानी है। ये सब भगवान बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना भाई। देखिए, कई लोगों की यह धारणा है कि बच्चे भगवान का आशीर्वाद होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि अधिक संतानें होना सौभाग्य की बात है। इसी कारण परिवार बड़ा करने को गलत नहीं मानते और इसे शुभ संकेत समझते हैं। अब हम चौथा देखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है कन्या भ्रूण हत्या। जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान तो भैया इसी का है, क्योंकि वैसे तो सरकार ने बहुत सारी योजना चलाई है कि कन्या को न मारा जाए, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, निषेध कर दिया गया, इसको कानूनन जुर्म भी बना दिया गया। लेकिन आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटों को प्राथमिकता दी जाती है। भैया बेटियां तो कुछ करती नहीं, वो घर में पड़ी रहती, बस खाती है, पीती है, सो जाती है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो बेटों पे होती है, वही सब कुछ करते हैं, है ना? ऐसी धारणा सबके अंदर है, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में ऐसा ज्यादा माना जाता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयावह समस्या उत्पन्न होती है। कई माता पिता यह मानते हैं कि बेटा उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापा में सहारा बनेगा, जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है। देखिए, आप इसको एक कहानी की तरह समझें, ताकि आप लोगों को यह बहुत अच्छी से समझ में आ जाए, और आप इसकी हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हेडिंग याद रहेगी ना, आप इसको आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि आप हर रोज कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, आगे सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके बल पर आप लिख सकते हैं। हेडिंग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेडिंग आप याद रखिएगा। और जिस तरह से लिखा, अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो टीचर जिस तरह से लिखा है ना, उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो टीचर आपको बोलेगा हाँ ये बहुत समझदार है, और अच्छे से अच्छा नंबर देगा। जितना नंबर का है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नंबर में कोई कमी नहीं करेगा। खा नहीं जाएगा कि यार पनीर मिल रहा है नंबर से, पनीर खा लो, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? अब हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि के हानिकारक प्रभाव क्या है यार। वैसे तो हमने वो भी देखा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब इसके प्रभाव भी देख लेते हैं यार। प्रभाव भी बहुत सारे इसके पड़ते हैं, जैसे आवास की समस्या हो जाती है हमारे पास। अधिक जनसंख्या के कारण शहरों और गांव में घरों की कमी हो जाती है, इससे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में वृद्धि हो जाती है। अब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे शहर में आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, लेकिन जा ही नहीं पाते, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन वो हमने बताया ना आपको कि बच्चे पैदा हो जाते हैं ढेर सारे, आखिर घरवा तो एक ही है ना, 1000 बच्चे कहाँ से आ जाएंगे, है ना? दूसरी हम देखेंगे शिक्षा की समस्या। जनसंख्या बढ़ी तो शिक्षा की समस्या भी आएगी। अगर आपके एक बच्चे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से शिक्षा भी प्रदान करेगा, हर सुख सुविधा आप उसे प्रदान कर सकेंगे। 2 बच्चे रहेंगे, 1 बच्चे रहेंगे, लेकिन वही 10 बच्चे रहेंगे तो आप उसको शिक्षा कहाँ प्रदान कर पाएंगे? नहीं दे पाएंगे भैया, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा कि आप दे पाएंगे। देखिए, ज्यादा जनसंख्या होने के कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कई गरीब परिवार बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिससे अशिक्षा बढ़ती चली जाती है। भैया तीसरा हो गया अपराध में वृद्धि यानी बढ़ोतरी। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, इसको कहानी के तौर पर देखिएगा। पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको रोजगार नहीं मिलता, भैया कमाई नहीं है तो उसको चोरी तो करना पड़ेगा, भाई डकैती डालता है, घरों में चोरी करता है और जेल भी जाना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसको इसी तरह से समझिएगा। तो वे रास्ते को अपनाते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, इससे चोरी डकैती और अन्य अपराधों में वृद्धि होती है। कई लोग तो मर्डर भी कर देते हैं भैया इसके कारण, ठीक है ना? देखिए पहले आप तो ये सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हमारा कोई शब्द गलत हो जाता है, कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे गोल मोल कर देते हैं,
तो टीचर का इस पर ज़्यादा ध्यान ध्यान जाता है। तो वो आप लोगों का नंबर काट देते हैं कि भैया ये गलत, मतलब ऐसे कैसे, किसी कॉपी को भद्दा नहीं करना है हमें, हमें केवल एक लाइन ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पर खींचा गया, एक लाइन खींचेंगे तो टीचर का ज़्यादा नज़र नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आप करपुट करिएगा, ठीक है। हो गया चौथा भैया, बेरोजगारी में वृद्धि। रोजगार, बेरोजगारी सेम सेम है ना। जब देश में जनसंख्या अत्यधिक होगी और नौकरियां सीमित होगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जाहिर सी बात है बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। इससे लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। खा नहीं पाएंगे, घर को चला नहीं पाएंगे, कैसे होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। नहीं बोलोगे दीदी आपने तो मौका ही नहीं दिया कि स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। पांचवा अगर भोजन की कमी, बढ़ोतरी होगी। एक बच्चे हैं तो आप अच्छे से खाना पिला लेंगे, दो बच्चे हैं तो खा पिला लेंगे, चार लोग हैं, ठीक है। वही आपने 10 10 20 20 पैदा कर लिया, खिला पाएंगे? कभी नहीं खिला पाएंगे। वो भी आप तो गरीबी से जूझ ही रहे हैं, साथ में उनको भी जूझना पड़ेगा, उनकी कोई गलती भी नहीं, ठीक है। कृषि उत्पाद सीमित है लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे खाद्य संकट पैदा होता है और कई लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। समझिए इस बातों को। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर हमें काम करना पड़ेगा। इस पर देखिए हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, देखिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ये लो, ले लिए, ठीक। ये सही है, सही है, हाँ। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कदम उठाने जरूरी है। पहला तो शिक्षा का प्रसार हो गया। गांवों में, शहरों में, खास तौर पे तो गांवों में ही भैया लोगों को शिक्षित किया जाए और विशेष रूप से महिलाओं को जागरूक किया जाए कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, न कि बड़ा परिवार, ठीक है। दूसरा हो गया परिवार नियोजन। सरकार को परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना चाहिए। भैया जो परिवार नियोजन है उसको हमें हाईलाइट करना है, टीचर का नजर पड़ेगा। और लोगों को जन्म नियंत्रण साधनों की जानकारी देना चाहिए। समझ रहे ना इस बात को। हमें हर तरह की जानकारी बतानी चाहिए कि ऐसे करने से ऐसा होता है तो जनसंख्या तो घटेगी, यानी कि उस पर वृद्धि नहीं बढ़ेगी, नियंत्रण रहेगा। तीसरा हो गया तीसरा हो गया महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाएं ताकि वे जल्दी से शादी ना करें और अपने जीवन को निर्णय खुद ले सके, अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकें, ठीक है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है भैया, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा होता नहीं भैया। लड़की हुई नहीं, पैदा हुई नहीं, पहली बार तो उस पर जिम्मेदारी लाद दिया गया और दूसरी शादी करते और ढेर सारे बच्चे हो गए, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। बाल विवाह पर रोक। ये जो बाबू सोना चुन्ना मुन्ना करते रहते हो ना भाई लोग, ये सब बंद कर लो। सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए कई बड़े कानून बनाए, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू किया था उन्होंने। इसके तहत उन्होंने कहा, बताया 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी गैर कानूनी है। लेकिन इन कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता नाम की भी कोई चीज होती है। कोई कहाँ दिखता भैया, 16 साल के हैं, 10 साल के हैं बच्चे, लड़के, बस लड़कियां ही नहीं लड़के भी इसके चपेट में आ जाते हैं। गांव में तो ज्यादा ही आते हैं भाई। आप लोग बोलेगे दीदी गांव गांव कर रही हो, लेकिन सही बात है, जो है सच है। गांव में ज्यादा चपेट आते हैं भैया। लड़का को कोई परिवार नहीं है, बड़ी ये घर का अकेला है, मम्मी खाना पाना बना रही है अकेले, बहुत परेशान हो रही है, इसकी शादी कर दो। ना तो वो भी सही से पढ़ा है ना लिखा है, आप कर दो उसको शादी। वो तो अपना खुद खर्चा नहीं उठा पा रहे, साथ में उसकी बीवी आ गए, उस ऊपर से वो परेशान, तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे कि नहीं। इस पर बाल विवाह पर रोक हमें लगाना चाहिए। आप लोग समझिए हमारी बातों को। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया जी। अब आगे हमारा पांचवा, रोजगार के अवसर बढ़ाना। अलग अलग सॉरी
अगर लोगों की अच्छी नौकरियां मिलेगी तो वे अपने जीवन के स्तर को सुधार सकेंगे, सुधारने पर ध्यान देंगे और अधिक बच्चों का जन्म नहीं देंगे, देने से बचेंगे। अगर हम उपसंहार बताएंगे, आप लोग बोलोगे दीदी ये तो बहुत ज्यादा आपने बड़ा बता दिया। देखिए ये जितने भी पॉइंट है आप लोग इसमें से कम भी कर सकते हैं। आप लोगों से को पेपर में केवल 3 साढ़े 3 पेज ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखने का ठीक है। तो आप लोग मैंने जो जो पॉइंट बताया है, आप लोगों को जो पॉइंट पसंद आया, समझ में आया हो अच्छे से, उसको उसको आप लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हो जाता है गलती पलती, लिख लीजिएगा। और उपसंहार को आप अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों को जहाँ लगे कि हम काट दें, ये पॉइंट हमें ज़्यादा समझ में आया, आप उसको जोड़ के अपने से लिख कर उसको समझ के लिखिएगा। और ये नहीं है कि इतना पूरा ही आपको छोटा ही आप लिखिएगा। हम आपको इसको बता के समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए उपसंहार है जो है, जनसंख्या वृद्धि आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है, ये तो आप सब लोग जानते हैं और आगे पढ़ा भी है, ठीक। यदि इसमें इसमें सही यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये समझ रहे हैं ना। गरीबी भी बढ़ जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी। आप लोगों ने पहले बताया, मैंने बताया उसको। जल संकट हो जाएगा भैया, पीने जल कहाँ मिल रहे हैं सबको। जल बहुत लोग हैं जहाँ पर जल की कमी होती जा रही है। पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा और इन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न और भी बढ़ सकती हैं। इनके जैसी समस्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन अगर सही योजनाएं बनाई जाए और बड़ी जनसंख्या कहा हाँ और बड़ी जनसंख्या को एक संसाधन में बदला जा सकता है। अगर हम सही योजना बनाते हैं तो बड़ी जनसंख्या को संसाधन मिल सकता है भाई। इसलिए शिक्षा, पहली बात तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसरों में सुधार करना जरूरी है। जब लोग शिक्षित होंगे तब वे अपने परिवार नियोजन को अपनाएंगे। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, जागरूकता अभियान चलाना और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। साथ ही हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझनी पड़ेगी। भाई सरकार तो समझ रहे हैं, उनके साथ साथ हमको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। हम नहीं अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो कौन समझेगा। सरकार किसी की नहीं होती भाई, वो केवल अपना देखती है, समझे आप लोग। इसलिए हमें अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अपने परिवार को बढ़ाने से रोकना पड़ेगा, आगे बढ़ाने से नहीं। वृद्धि में, जनसंख्या में वृद्धि बढ़ाने से रोकिएगा, ठीक है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाना होगा। यदि हम अभी से ही सही कदम उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को एक उज्जवल भविष्य दे सकेंगे तथा हमारा देश एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। लिखिएगा। देखिए अगर आप लोग वहां पर नहीं पसंद है तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, जहाँ से मैंने टिक किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर वो भी पसंद आया तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं। भैया आप दोनों मिला जुला कर आपको जो पसंद आए उस अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और तब उसको अच्छे से लिखिएगा। अब हम पहुंचेंगे तीसरा, पर्यावरण पर समस्या और समाधान। इस पर निबंध बताएंगे। आज हम आपको 3 निबंध बता रहे हैं, समझिए आप लोग। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। आप लोग और निबंध तो पढ़िएगा ही, लेकिन इन तीनों को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये सातों मॉडल में किसी न किसी एक मॉडल में आते ही रहते हैं। 3 के तीनों, किसी में पर्यावरण का आ गया, किसी में जनसंख्या वृद्धि का आ गया, तो किसी में विज्ञान का अभिशाप भी आ गया, वरदान अभिशाप आ गया। तो आप तीनों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और उसको लिख कर प्रैक्टिस भी करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि हिंदी बहुत सरल है, भैया हिंदी सरल नहीं है। जिस तरह से मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, बायो,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब होते हैं, उसी तरह हिंदी भी होता है। हिंदी बहुत कठिन होता है, इसलिए हिंदी को भी समझने का प्रयास कीजिए और उसको अच्छे से लिख का प्रयास कीजिए। अगर आप लिख का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा और खुद से आप इन सबको अच्छे से बना सकते हैं। किसी टीचर की जरूरत भी नहीं रहेगी आप लोगों को, समझिए आप लोग। हाँ, हम अगले वीडियो में आपके लिए रस का वीडियो डालेंगे कि आपको कौन सा रस पढ़ना चाहिए ये, और कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन हमेशा आता है। अगले वीडियो में हम आपको रस का वीडियो बना के बताएंगे। अगर जिनको जिनको भी रस नहीं याद है तो वो लाइक करे और कमेंट में लिखे कि रस। हम अगला वीडियो जरूर बनाएंगे। लो भैया, आ गए ना पर्यावरण प्रदूषण, इसका समस्या समाधान उपसंहार सब देखेंगे भैया। पहली बार तो ये 2 मार्क्स तो इधर ही रख लो भैया। आराम से इसको छोड़ कर मत जाना। अगर आप लोग पाओगे पर्यावरण प्रदूषण भैया बहुत सरल है, ऐसे कहोगे ना पूरा ऐसे लपेट लपाट के लिख दो, है ना, हेडिंग डाल रहे हो ना कुछ डाल रहे हो। 9 नंबर की जगह 7 नंबर की जगह वही 2 4 5 ऐसे मिलेगा। इसलिए इसको बढ़िया से सजा कर अच्छे से लिखिएगा और हाँ, टाइम भी मैनेज करते रहिएगा। तो आप लोगों को ये सब जरूर डालना है, तीनों निबंध में आप लोगों को ये अच्छे से डालना है ताकि ये नंबर आपका कहीं न जाए। ठीक, तो हम डालेंगे पहले प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना है भैया कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ, पड़ती है। कभी कभी संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, मिले हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी वातावरण संतुलन बिगड़ जाता है। जो हमारे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है पर उसके परिणाम स्वरूप परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए यानी हमारे सबके लिए, जानवरों के लिए किसी न किसी रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार देखेंगे, उसके पहले हम आप लोगों को वायु प्रदूषण बताएंगे। देखिए, ये आ गया टनटनाटन वायु प्रदूषण। कुछ ज्यादा लंबा हो गया यार। प्रदूषण के प्रकार, प्रमुख प्रकार है निम्न है। वायु प्रदूषण जो है, वायुमंडल में मौजूद गैस एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती है। वायुमंडल में जो हमारी गैस मौजूद है, गैस अगल बगल टहल रही हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब ये सब टहल रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन अपनी क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखती हैं। लेकिन कभी मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, ज्ञान का है मनुष्य को, हमेशा ही अज्ञान तो रहता है, हम सब अज्ञान ही है ना भैया। और आवश्यकता के नाम पर हमें बहुत सारी आवश्यकता होती है, बड़ी काम तो हमें बहुत पड़ता है। अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकता के नाम पर संतुलन को बिगाड़ता रहता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य वन को काटता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मीलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, ध्यान से समझिएगा, कहानी के रूप से इसको देखिएगा, ठीक है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह गैस वायु और नमी में घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक अम्ल बनाती है, जिससे नासिका में जलन पैदा होती है। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा और पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट मत भूलना, पॉइंट नहीं भूले तो ये सब नहीं भूलोगे, पॉइंट भूल गए तो ये सब भूल गए और पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए पॉइंट जरूर याद रखना। भाई दूसरा आ गया हमारा जल प्रदूषण। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा को असंतुलित होती है, यह मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाती है।
और हम नदियों में मीलों का कचरा, मल मूत्र, इन सबको आप हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि टीचर का नज़र अच्छे से पड़ जाए। आज हम फिर समझिएगा, यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है, यानी सही ढंग से अपनी क्रिया नहीं करती है, हम उसको बैलेंस नहीं होती है, उसको हम बिगाड़ देते हैं, तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाती है। आज हम नदियों में मीलों का कचरा डाल रहे हैं, मल मूत्र आदि को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित नहीं प्रवाहित यानी बहा रहे हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश के अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है और बहुत ढेर सारी बीमारियां भी हो रही, मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें जल को स्वच्छ रखना है। अगर हम घर में हम है तो होते हैं तो घर को जो जल रखा है उसको ढक के रखना है भैया। और नदियों में हमें मल मूत्र नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्रवाहित नहीं करना चाहिए, इसका आप जरूर ध्यान दें। तीसरा आ गया रेडियो धर्मी ध्वनि प्रदूषण आ गया भैया। हम भी ना उल्टा पुल्टा भटक जाते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों, क्या मोटर कार, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीन से भी ध्वनि प्रदूषण होती है। आप लोग अगर कभी जाम में फंस जाते हैं, आजकल तो हमारे महाकुंभ लगा है 2025 प्रयागराज में, और जाम इतना है भैया कि पूरा कान गड़बड़ा देता है, हमारे कान को पर्दा ऐसा लगता है फट जाएगा। अगर आप भीड़ में फंसे होंगे, इधर से बाइक का पी पी, उधर से कार का हॉर्न बज रहा है, कानों को तो पूरा ही चमगादड़ हो जा रहा है, कान तो बच ही रहे। बोल रहा है, रे भैया तुम लोग कितना चुप नहीं हो सकते, ऐसे कान आवाज अपना दे रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण हुआ ना। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति भी चली जाती है, कभी कभी तो नींद भी नहीं आती यार। हमारे घर के बगल रोड है, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं और जिस वजह से रात को नींद नहीं आती। ये है ध्वनि प्रदूषण का कारण। कभी कभी पागलपन रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी जैसे बच्चे कमजोर होते हैं ना, जिसका दिमाग मतलब बहुत थोड़ा सा कमजोर होता है, उनको ना मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। ये कोई मजाक नहीं है, आप इन बातों को समझें। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। जिनका मानसिक बिगड़ा भैया, उसको जीवन भर के लिए कुछ न समझने की सारा उसका व्यर्थ हो जाता है, पढ़ना लिखना जो भी वो सब रहता है सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें इस सरकार को यहाँ पर कुछ न कुछ काम करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण न हो, और हमारा सरकार कर भी रही है। चौथा हो गया रेडियो धर्मी। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होती है। परमाणु विस्फोट से संबद्ध स्थानों का तापक्रम इतना बढ़ जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहाँ पर जैसे बम गिरा है, फूटा है, वहां पर देखे होंगे जो उसके अगल बगल घर होंगे वो तो नाश होते हैं, जो उसके और 210-20 किलोमीटर दूर घर हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियो धर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाहरी परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों के रूप में ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। सबसे बड़ी बीमारियां तो यही होती है भैया, मानसिक बीमारियां पैदा कर देती हैं। लोगों के दिलों की बीमारियां हो जाती हैं, पैरों में विकलांग हो जाते हैं इन सब परीक्षणों से। इसलिए रेडियो धर्मी प्रदूषण को हमें कम करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही लिखना दोस्तों, बच्चों नहीं आप सब हमारे दोस्त और भाई बहन हो। आ गया हमारा प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें भाई। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर हमें पूरे प्रयास करने होंगे, प्रयास करना आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियम के लिए भारत सरकार ने सन 1974, आप इसको हाईलाइट करिए ब्लैक पेन से, ये मैंने ब्लू से किया लेकिन ब्लैक पेन से करिएगा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है।
इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। 1974 में हमारे सरकार ने जल को निवारण और नियंत्रण के अधिनियम यह लागू किया है कि हमारा जल प्रदूषण ना हो। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड के सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। जो हमारे उद्योग बन रहे हैं उनके कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होगा, हमें उस पर रोक लगानी होगी, उसको कम करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? ठीक है। औद्योगिक कचरे के निस्तारण हेतु यानी निवारण हेतु व्यवस्था करनी होगी। धुएं और अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निष्कासन और उसके व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई, ये कटाई पे कटाई चली जा रही है, उसका कोई रोक ही नहीं रहे हैं। बस काटो 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 पेड़, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। इसका साक्षात प्रमाण है दिल्ली। भैया दिल्ली देख रहे होंगे, वो यमुना नदी कितनी हमारी प्रदूषित हो गई है। भारत में हम लोग नदियों को माँ मानते हैं, लेकिन वही अपनी माँ को ही हम गंदा कर रहे हैं, है ना? इस पर सरकार को रोक लगानी पड़ेगी। ठीक है। अनियंत्रित कटाई पर रोक के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं, उन्हें और कठोर करना चाहिए। अब उपसंहार हम देखते हैं। उपसंहार, पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हमारा भविष्य और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। पर्यावरण के प्रति अगर हम जागरूक होते हैं तो हमारा जो हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी हमारी स्वस्थ जीवन जी सकेंगी और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण रहित यानी प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सबका भी यह पावन कर्तव्य। इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा, ये बेहतरीन से बहुत ज्यादा बेहतरीन है भैया। पावन कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। अपने अगल बगल पर्यावरण जो मतलब गंदगी है उसको साफ करें। नए पौधों को लगाएं, हमेशा उसकी छटाई कटाई करें, साफ करें। जो नाला है उसको साफ करवाएं, तभी हमारा पर्यावरण स्वस्थ रह पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रही आपको तीनों निबंध हमने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो इस साल 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगला वीडियो हम रस के ऊपर बताएंगे कि आपको रस कौन सा याद करना है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छंद बताएंगे, तो उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिए रस और छंद। इसका वीडियो हम दोनों एक साथ में ही लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।